हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ा था। पीपीसी कर्व क्या होता है उसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस और अटेनेबल कॉम्बिनेशंस के बारे में भी पढ़ा था। इस वीडियो से हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या जिसे हम अवसर लागत भी बोलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। In every economy, means of production are less in comparisons to the needs. अगर हम बात करें हर इकोनॉमी की या हर अर्थव्यवस्था की, तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत लिमिटेड है और हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम है, रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू आवर नीड्स। Available resources have alternative uses, but due to their limited availability, they cannot be used for all purpose. जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, हमारे संसाधन हैं उसको अलग अलग तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, वो बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, तो उन्हें हम हर चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। Thus, from the available resources to produce one commodity, production of some other commodity must be sacrificed. तो अगर हमें एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है तो हमें दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इकोनॉमी के अंदर इसी को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। तो जब हम एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करते हैं, दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो इकोनॉमी के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर उसी को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं या अवसर लागत बोलते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग संभव है, किंतु उनकी सीमितता के कारण उनको सभी प्रकारों में पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उपलब्ध संसाधनों से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना आवश्यक है। अर्थशास्त्र में इसे ही अवसर लागत कहते हैं। तो अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है या एक वस्तु को प्रोड्यूस करना है और क्योंकि हमारे पास संसाधन या रिसोर्सेज कम हैं, तो हम उस सीमित संसाधन से सिर्फ एक ही कमोडिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसके वजह से हमें दूसरी वाली जो कमोडिटी है या दूसरी वस्तु है उसका त्याग करना पड़ेगा या उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर उसी चीज़ को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत के नाम से जानते हैं या उसे अवसर लागत कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत की विशेषताएं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड मनी कॉस्ट। अवसर लागत की व्याख्या वास्तविक लागत और मुद्रा के रूप में की जा सकती है। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी कि कितनी लागत हमें लग रही है प्रोडक्शन करने में, उससे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, क्या कॉस्ट एक्चुअली लग रहा है कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहलाएगा। या मनी कॉस्ट, कितना पैसा लग रहा है एक प्रोडक्ट को, एक गुड्स को बनाने में, वो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड है द कंसेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द रिसोर्सेज एंड फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज इन द सेम वे। अवसर लागत की धारणा सभी प्रकार के संसाधनों तथा सभी प्रकार के उद्योगों पर सामान्य रूप से लागू होती है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो जो कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का या जो धारणा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, वो सभी जगह सेम लागू होगी।
वो सभी जगह सेम एप्लीकेबल होगी, चाहे वो रिसोर्सेज की बात करें या इंडस्ट्रीज़ की बात करें। तो रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज़ दोनों जगह ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो एक ही जैसा लागू होगा, सेम एप्लीकेबल होगा। रिसोर्सेज अगर कम है तो उन रिसोर्सेज से हम एक ही चीज़ बना सकते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में वो एक ही चीज़ का प्रोडक्शन होगा, दूसरे चीज़ का क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जो इसका कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो क्या होता है, वो रिसोर्सेज पे भी और जो इंडस्ट्रीज पे है वो सेम लागू होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, if any resources could be used for any one purpose, then because of absence of next best use, the resources will have zero opportunity cost. यदि किसी संसाधन का केवल एक ही उपयोग संभव है तो दूसरे उपयोग के अभाव में उस संसाधन की अवसर लागत शून्य होती है। अगर रिसोर्सेज से हम सिर्फ एक ही गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं या एक ही बार उसको यूज़ कर सकते हैं, तो क्योंकि रिसोर्सेज की कमी के कारण जो उसका दूसरा यूज़ होगा या उसका दूसरा जो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ होगा, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास जो संसाधन है उसका हम सिर्फ केवल एक ही बार प्रयोग कर रहे हैं, एक ही बार प्रयोग उसका संभव है, इस्तेमाल संभव है, तो जब दूसरी बार उसका उपयोग किया जाएगा तो उस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या जो अवसर लागत है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, शून्य आएगी, ज़ीरो आएगी, क्योंकि हम उस रिसोर्सेज से सिर्फ एक ही बार प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। हमारे पास जो संसाधन है उससे सिर्फ एक ही बार गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो दूसरी बार हम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। फोर्थ है, व्हेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वैल्यूड in terms of money, then it include both explicit and implicit cost. मुद्रा के रूप में जब अवसर लागत को व्यक्त किया जाता है तो उससे या उसमें स्पष्ट लागत तथा अव्यक्त लागत दोनों ही सम्मिलित रहती है। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो मनी के फॉर्म में मेजर की जाती है या वैल्यू की जाती है, और इसके अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐसे कॉस्ट होते हैं जो एक तरीके से मेजरेबल होते हैं, जैसे कि आपने अगर कुछ परचेज़ किया है तो वो परचेज़ पैसों में किया है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। और अगर हम बात करें इम्प्लिसिट कॉस्ट की, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही कहलाता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, उसके अंदर आपको 4 पॉइंट्स याद रखने होंगे, जो कि पहला वाला है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक्चुअल कॉस्ट में और मनी कॉस्ट में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे वो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो या रिसोर्सेज की। यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं अगर वो आप एक बार यूज़ कर रहे हो या उसको आप सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो, तो जो नेक्स्ट टाइम उसका जो यूसेज होगा उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो आप वैल्यू करते हो मनी के फॉर्म में, और वो दोनों इंक्लूड करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट भी और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत की धारणा का महत्व, इसके अंदर इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है इस कंसेप्ट के, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वाला कंसेप्ट है, from opportunity cost, it is clear that factors of production should get at least the return which it could get from its next best used. अवसर लागत से हमें यह स्पष्ट होता है कि किसी प्रयोग में उत्पत्ति के साधन को न्यूनतम उतना प्रतिफल अवसर मिलना चाहिए जितना कि उसे वैकल्पिक प्रयोग में मिल सकता है। तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हमें ये क्लियर होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको इतना बाद में रिटर्न मिलना चाहिए कि वो बाद के बेस्ट यूज़ के लिए भी यूज़ किया जा सके। मतलब जो हमारे पास संसाधन है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, उसको हमें एटलीस्ट इतना यूज़ करना चाहिए कि वो हमारे लिए अभी तो काम आए, लेकिन वो बाद में भी हमें काम आए ताकि उससे हम और भी अच्छी चीज़ें बना सकें। तो इसका फर्स्ट कंसेप्ट यही है, या इम्पोर्टेंस यही है।
सेकेंड है फ्रॉम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट why the production cost of an industry changes with the output and to what extent। अवसर लागत के सिद्धांत से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि एक उद्योग की उत्पादन लागत किस सीमा तक तथा क्यों उसके उत्पादन के साथ बदल जाती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है एक इंडस्ट्री का वो क्यों चेंज होता है उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग, और किस एक्सटेंट तक उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत के मदद से हमें ये पता लग सकता है कि एक इंडस्ट्री जो है वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना चेंजेस ला रही है अपने चीज़ों को प्रोड्यूस करने में, और वो जो चेंजेस हो रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो किस एक्सटेंट तक हो रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें अगर आपको पता करनी है तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हम पता कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंस है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट सेज दैट रेंट इज़ अ सरप्लस ओवर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम बात करें मॉडर्न थ्योरी की तो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेंट है वो बोलता है कि रेंट जो है एक सरप्लस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो अगर एक जो लेबर है उसको एक प्राइस मिला है 75 रुपीज़ का, और उस 75 रुपीज़ में से 60 रुपीज़ जो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो जो 15 रुपये है वो क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। तो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेंट होता है वो रेंट एक तरीके से सरप्लस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि उसका जो कॉस्ट है वो तो 60 रुपीज़ ही था, लेकिन उसको 15 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एक पुरस्कार के रूप में, तो वो 15 रुपये क्या हो जाएगा, सरप्लस कहलाएगा। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स या महत्व थे। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत की आलोचनाएं या सीमाएं। सबसे पहली वाली लिमिटेशन है डज नॉट अप्लाई टू स्पेसिफिक रिसोर्सेज। अवसर लागत का सिद्धांत विशिष्ट संसाधनों से संबंध में लागू नहीं होता। स्पेसिफिक रिसोर्सेज से मतलब है ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे संसाधन जो सिर्फ हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं या एक ही पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते या अलग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो मैं इसका है एक रेलवे इंजन। अगर रेलवे इंजन की बात करें तो वो सिर्फ रेलवेज़ के जो आगे इंजन होते हैं उसमें ही काम आएंगे, उसके अलावा कहीं और काम नहीं आएंगे। तो स्पेसिफिक पर्पस की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे रिसोर्सेज को हम बाद में यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़ होगा, एक ही बार के लिए होगा। तो इसलिए अगर हम ऐसे रिसोर्सेज की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ऐसे रिसोर्सेज में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि कुछ पैसा नहीं बचेगा, वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे हम, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो पहला क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन इसका यही था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो स्पेसिफिक रिसोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं किए जाते। सेकेंड है अजम्पशन ऑफ जनरल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इज डाउटफुल। संसाधनों की सामान्य गतिशीलता की मान्यता भ्रमपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट के अगर हम अकॉर्डिंग चले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली मोबाइल है। मोबाइल का मतलब जो है वो इधर से उधर जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, इधर से उधर जा सकती है। ये अजम्पशंस जो है वो रियल नहीं है, क्योंकि फैक्टर्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली मोबाइल नहीं होते हैं, वो कम्प्लीटली मोबिलिटी नहीं होते हैं। कुछ रीज़न तक ही वो मोबाइल या मोबिलिटी उसमें रहती है, कुछ लिमिट तक ही वो उसके अंदर मोबिलिटी बरकरार रहती है। अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो कि है लैंड, तो लैंड जो है वो मोबाइल नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह आप उस ज़मीन को उठा के नहीं लेके जा सकते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इसी अजम्पशन पे चलता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर मोबिलिटी है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ हद तक ही सिर्फ लागू होता है अजम्पशन, हर चीज़ पे ये लागू नहीं होता, जिसकी वजह से ये इसका एक लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म बन जाता है। थर्ड है बेस्ड ऑन परफेक्ट कॉम्पिटिशन थ्योरी। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन थ्योरी पे बेस्ड है,
परफेक्ट कंपटीशन थ्योरी के कंसेप्ट पे बेस्ड है, अगर हम एक्चुअली देखें तो ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से ही इसका एक ये लिमिटेशन बन जाता है। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ सिमिलर यूनिट। जितने भी फैक्टर्स होते हैं या जितनी भी यूनिट्स होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो कभी भी सिमिलर नहीं होते हैं, जिसके वजह से जो कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो अप्लाई फुली नहीं हो पाता है इन फैक्टर्स के ऊपर। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। सबसे पहला है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो स्पेसिफिक रिसोर्सेज पे अप्लाई नहीं करते। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उनका अजम्पशन ये है कि जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, जनरली उनमें मोबिलिटी है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो ये अधिकतर पूरी तरीके से सच नहीं होता है। थर्ड है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एक और अजम्पशन पे बेस्ड है या एक और चीज़ पे बेस्ड है, एक और कंसेप्ट पे बेस्ड है जो कि है परफेक्ट कंपटीशन थ्योरी। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये पॉसिबल नहीं होता। और उसके बाद है एब्सेंस ऑफ सिमिलर यूनिट। इसी के साथ आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, ये यहीं पर ख़त्म हो गया है। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स का नेचर हमने पढ़ा, डिविज़न पढ़ा, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं उनके बीच में डिफरेंसेस पढ़े, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा, इनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, डिफरेंसेस, ये सब पढ़े। उसके बाद हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के टाइप्स कितने होते हैं, जो कि थी आपकी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद हमने इन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में पढ़ा, जो कि था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हेन टू प्रोड्यूस। उसके बाद हमने इसके सॉल्यूशंस पढ़े कि अलग अलग टाइप ऑफ इकोनॉमी में इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़े कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। उसके बाद हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लास्ट इसके अंदर टॉपिक था। और अब इसके बाद से हम सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे जो कि है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर।